हाँ, तो अभी देखिए एक बड़ी अजीब से हमारे यहाँ एक अबू आदमी साहब हैं, वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है भारत में। अब वो कह रहे हैं वंदे मातरम नहीं कहेंगे, हमारा रिलीजन हमें वंदे मातरम कहने से मना करता है। तो धरती को अगर माँ अपनी कहते हैं माँ ना, को आप मट्टी को तस्लीम बोल रहे हैं, अपनी मट्टी को हम माँ कहते हैं, सारे मुसलमान भी अपनी मट्टी को माँ कहते हैं। ये मट्टी, तो ये अगर धरती अपनी हमारी मिट्टी माँ को है। आप माँ कहते हैं, हम्म। तो अब अगर आप मिट्टी को माँ कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं, तो उसको अगर आप तस्लीमात कह रहे हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? अब पॉलिटिक्स और रिलीजन में क्या अंतर रह जाएगा? अगर आपको काजी चाहिए, अगर आपको मुफ्ती चाहिए, अगर आपको शरियई शरई कोर्ट चाहिए, तो फिर भाई आप बोलो हम पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनेंगे हम, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। अब वो लॉ ही नहीं बना है, लॉ तो आपके पास सारे हैं। तो आप एमएलए खुद बन गए हो, आप क्या एमएलए बनना अलाउड है? आप किसी लॉ नहीं। मेकिंग बॉडी के जो कि मैन मेड लॉ बनाएगा, ये शिर्क है, ये तो ब्लास्फेमी है। जब आप कहेंगे कि हम इंडियन नहीं है, हम पाकिस्तानी है, हमारा तो हमारी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कचकोल के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, वो दुश्मन है हमारे, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी हजारों साल की संस्कृति पंजाब की जो ग्रो हुई होगी, उसको अचानक से आपने काट दिया। अब क्या नहीं कि हमको ईरानियों से जोड़ दो, हमको अफगानियों से जोड़ दो। अफगानी आपको छितर भी मार रहे हैं तो वही अफगानी हमारे भाई हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ हमारे दोस्त, हमारे भाई इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक मिश्रा जी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनका तारुफ पे टाइम वेस्ट नहीं करते, तो इनको पहले वेलकम कहते हैं। और एक बहुत ही अच्छी खबर है इंडियंस के लिए, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इनको वेलकम कहते हैं जी। नमस्ते, वेलकम सर। नमस्ते, सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। कैसे हैं मुजफ्फर भाई अच्छा, आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे भी कुछ प्रॉब्लम चल रही सेहत की और आपके भी चल रही, तो उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक हो जाएंगे और मैं भी ठीक हो जाऊंगा जल्दी। हाँ, उम्र के जिस पड़ाव में हम लोग हैं, थोड़ी बहुत तो चीजें अब आना शुरू होंगी, तो इट्स जी। ओके। तो आप शादी कर लेना पहले, तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप शादी करें। आप अकेले हैं, बिल्कुल तन्हाई में बंदा ज्यादा जो बीमार होता है ना, उसको ज्यादा फील होता है। तो मेरी आपसे गुजारिश है, बल्कि हमारे जो देखने वाले हैं वो भी कमेंट्स में जरूर अभिषेक भाई को बोलिए कि वो शादी कर ले। इनकी एज 42 ईयर होगी और अभी तक शादी नहीं करवाई इन्होंने। हाँ लोग कहेंगे पीयूबीजी का एड्रेस लीजिए, आप अलग से एक यार बवाल खड़ा करेंगे अभी। लोगों ने गालियां देनी शुरू करनी है, आप नहीं, गालियां नहीं चुपचाप। देते। हमारे दोस्त, हमारे भाई सारे आपके लिए वेल विशर हैं, सारे आपके लिए दुआएं करते हैं, गालियां नहीं देते आपको। हाँ, ये तो है कि गालियां भी खूब पड़ती हैं। खैर चलिए, आइए हम लोग आज की बात शुरू की जाए। जी। अच्छा सर, एक जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है, उसके मुताबिक इंडिया को 80वां नंबर दिया है उन्होंने। दुनिया के अंदर जो बेहतरीन पासपोर्ट है उसमें 80वां नंबर। मुझे काफी ताज्जुब हुआ। मुझे पाकिस्तान का जो रैंकिंग देखकर, वो पाकिस्तान 100 नंबर पे है, दुनिया का फोर्थ वर्स्ट जो है वो पासपोर्ट है पाकिस्तान का। लेकिन इंडिया की रैंकिंग 80वीं नहीं होनी चाहिए। जिस तरह इंडिया की इकोनॉमी जो है वो 5वें नंबर पर है, तीसरे पे आ रही है, और पहले नंबर पर आबादी है। वैसे भी इतनी रिस्पेक्ट है इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर, हर जगह पर मोदी जी को वेलकम किया जा रहा है। भारतीयों की बड़ी रिस्पेक्ट है। चंद्रयान की वजह से जो इस वक्त इंडिया को बहुत ज्यादा दुनिया के अंदर जो पजीराई मिल रही है। लेकिन पासपोर्ट में 80वां नंबर, मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इंडिया के साथ नाइंसाफी नहीं हुई। आप इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि इसमें नाइंसाफी और इंसाफी की कोई बात नहीं है, क्योंकि कोई पर्सनल कंट्री का या कोई कंपनी है हेनली, उसने अपना कुछ क्राइटेरियाज बनाया हुआ है, उस हिसाब से उन्होंने दिया। जो जो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होता है मुजफ्फर भाई, वो होता है कि आप कितनी कंट्री में विदाउट वीजा जा सकते हैं, ठीक है ना? और उसके बाद होता है कि कितनी कंट्री में वीजा ऑन अराइवल है आपके यहाँ पे। ये दो तीन कॉन्सेप्ट रहते हैं। आपके यहाँ पे कितनी इमिग्रेशन के चांसेस, जैसे अब आप पासपोर्ट बनाएंगे तो एक होता है ईसीएनआर, एक होता है नो ईसीएनआर, ठीक है ना? इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड और इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड। तो अब धीरे धीरे इंडिया की वो देखिए वेस्टर्न क्राइटेरिया है, उन्होंने अपने क्राइटेरिया में बनाया भाई। देखिए, ये तो बात है ना कि सारे इंडियंस को तो वीजा आप नहीं दे सकते, क्योंकि आप अभी भी कई इंडियंस हैं, हालांकि नंबर कम है, जो पोटेंशियल इमिग्रेशन थ्रेट होते हैं कि वहां गए तो फिर वापस नहीं आए। ये क्राइटेरिया होता है ये आपके पासपोर्ट इंडेक्स का, कि आपके पासपोर्ट पे आप कहाँ कहाँ जा सकते हो बिना रुके और इसके।
तो उसमें जो पॉपुलेशन ज़्यादा है, कई लोग अभी भी कनाडा और यूएस में जाने के चक्करों में रहते हैं या दूसरी कंट्रीज़ में जाने के चक्कर में, हालाँकि नंबर कम हो रहा है। मैंने तो कई लोगों को देखा, जैसे मेरे भाई साहब थे, वो यूएस में काफ़ी दिन रहे, फिर वो चले आए, इंडिया में ही आके सेटल हो गए। तो ऐसे भी नंबर है, बट ठीक है, कुछ उनके आर्बिट्रेरी से क्राइटेरियाज़ हैं जिनको हम अब क्या कर सकते हैं। अब ऐसे-ऐसे क्राइटेरियाज़ हैं कि इंडिया थर्ड वर्ल्ड है, इंडिया थर्ड वर्ल्ड नेशन है, इंडिया मतलब 50 चीज़ें हैं, इंडिया में रिलीजियस फ्रीडम नहीं है, अजीब-अजीब तो इंडेक्स रिपोर्ट आ जाता है, आप उनका क्या कर सकते हैं? दीज़ आर नॉट क्रेडिबल रिपोर्ट, दे आर नॉट प्रोड्यूस्ड बाय सम साइंटिफिकली और यूनिवर्सली एक्सेप्टेड साइंटिफिक नॉर्म। किसी का अपना वो है, क्या कहते हैं, क्राइटेरिया, खुद का कॉइन्ड खुद से उन्होंने बना लिया है, तो नथिंग सीरियस अबाउट इट। 70 से 80 कंट्रीज ऐसी हैं कि जहां पर इंडियंस को ऑन अराइवल वीजा जारी किया जा रहा है, और पाकिस्तान मेरे ख्याल में को 33 कंट्रीज ऐसी हैं कि जो पाकिस्तानी जो है उनको ऑन अराइवल वीजा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर पाकिस्तानी बहुत ज्यादा पीछे है। पाकिस्तानी को 33 कंट्रीज, वो भी वही कंट्री होंगे जहां पर कोई जाना नहीं चाहता या कोई जाता भी नहीं है। आप पाकिस्तानियों को क्यों इतना पीछे रखा जाता है? पाकिस्तानियों के लिए सिर्फ वीजा नहीं है, उनके लिए ये भी है कि दे आर इन्वॉल्व इन अदर एक्टिविटीज। उनका बाकी भी, जैसे अभी देखिए स्वीडन, नॉर्वे, सबने रिपोर्ट दी कि पाकिस्तानीज आर थ्रेट टू, ये स्पेशली नाम लेकर के बोला भाई नॉर्वे की पुलिस ने कि दे आर थ्रेट टू आवर कंट्री, स्वीडन ने बोला दे आर थ्रेट टू आवर कंट्री। वो दिक्कत ये है कि मतलब जिस समाज में जाते वो उस समाज को एक्सेप्ट नहीं करते उस तरीके से। सारे पाकिस्तानियों की बात मैं नहीं कर रहा, कुछ होंगे करते होंगे, मगर मेजोरिटी उसको एक्सेप्ट नहीं करते। वो वहां पे जा करके उनको एक अजीब सी, मतलब मैंने कुछ दोस्तों को मिला, वो वहां की सोसाइटी को ही अजीब बोलते हैं, यहाँ ये फाशी फैलाते हैं, ये लोग ऐसे हैं। भाई हर सोसाइटी का ज्योग्राफिकल रीजन अलग होता है, ज्योग्राफिकल कंडीशंस अलग होती है, वहाँ के खान पान रहन सहन उन्हीं ज्योग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से डेवलप होती है। ये तो नेचुरल प्रोसेस है। वहां जाकर के भी वो उनको इस तरीके से डिमीन करते हैं ना, कि आप देख लें, आपको मिल जाएगा कि यूके में रह रहे कुछ लोग हैं, वो बोलेंगे कि यूके की औरतें तो फांसी फैलाती हैं, ये कपड़े कम पहनती हैं, कैरेक्टर लूज है, इस टाइप का स्टेटमेंट वो देते रहते हैं। फिर आप देखिए ग्रूमिंग गैंग वाला भी बात उठा था, जिसमें कि पाकिस्तानियों का नाम ले लिया था। होम सेक्रेटरी ऑफ ब्रिटेन ने, जी। सुएला ब्रेमन ने नाम लेकर के कह दिया कि ये हमारी बच्चियों को, 10-10, 12-12 साल की जो बच्चियां होती हैं अंडर एज, उनको ग्रूम करते हैं फॉर सेक्स। तो ये सब एक रीजन आ जाता है। अभी ग्रीस ने पकड़ा जो जूस के ऊपर आक्रमण करे, अटैक करने के लिए एक ईरानी को पकड़ा था, उसने पूरा बताया कि कैसे पाकिस्तानी हमारी हेल्प करे थे यहूदियों को मारने के लिए। मुझे तो समझ में नहीं आता, एक पाकिस्तानी, आज आप अपनी जिंदगी में कितने यहूदी से मिले हैं? किसी यहूदी से मुलाकात हुई है कभी आपकी? नहीं, मेरी नहीं हुई। लायलपुर में या फैसलाबाद में कितने यहूदी रहते हैं? कोई भी नहीं रहता है। तो फिर पता नहीं क्यों वो यहूदियों को मारने जा रहे हैं भैया। लेना देना नहीं, कोई पास बातचीत नहीं पड़ी है, फिर भी मारने चले जा रहे हैं। तो ये एक अजीब सी, मतलब उनकी कैफियत जो है ना, वो समाज में कहीं भी जाते तो खुश नहीं रहते, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, पता नहीं किस चीज की तलाश है। कोई चीज उनको सेटिस्फाई नहीं करती ना, दूसरों में कीड़ा निकाल देना, दूसरों में कमियां बताना, कहीं जाके एसिमिलेट नहीं करेंगे। अगर जाएंगे तो, अब आप अगर दूसरे की बेटी से शादी कर रहे हो तो ये भी फिर दिल हौसला रखो कि आपकी बेटी भी बार बार उससे शादी करेगी। ये वन वे चाहते हैं, ये चाहते हैं कि सारी गोलियां पाकिस्तानियों से शादी कर लें और पाकिस्तानी लड़कियां पाकिस्तानियों से ही शादी करें। तो इस तरीके का माइंडसेट, अजीब सा माइंडसेट है ना, कि हमको एक नंबर बढ़ा देना है, हमको दुनिया पे ये कर देना है। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, ये अभी भी वो 6ठी शताब्दी। तो एक रीजन ये भी है दादा कि आपके लोग कहीं बाहर जाके सिमुलेट नहीं हो पाते। अब देखिए, आपको याद है फ्रांस में वो लड़का था अभी 2 साल पहले, वो एक दिन उठा, अचानक से उसने छुरी उठाई और जाके 3-4 लोगों को मार दिया। क्यों? जी। क्योंकि उसको उसको इमोशनल हो गया था कि वो उठा, उसने जाके 4-5 लोगों को मार दिया उस कंट्री में जिसने उसको इमिग्रेशन किया था, असाइलम दिया हुआ था। वो उनसे असाइलम मांग के आया हुआ था। वो उसके, मतलब आपको अपने घर पे बुलाया, अपनी तहजीब में इंटर किया और आप उसकी तहजीब को बदलने चले गए। ये अजीब सी एक ये फिनोमिना सिर्फ आपके यहाँ पे ही पाया जाता है, और लोगों में है मगर इतना नहीं है। जैसे तुर्की है, वो जर्मनी में रहते हैं, आपको कभी सुनाई दिया कि तुर्कों में और जर्मनों में लड़ाई हो रहा है? कभी वहां पे आपने सुना कि दंगे हो रहे हैं तुर्कों और जर्मनों में? नहीं होते हैं। वो वहां पे जो तुर्क रहता है वो जर्मन में जर्मनी की भाषा बोलता है। वो ये नहीं बोलता कि हम मुसलमान हैं तो हम तुर्की भाषा बोलेंगे, क्योंकि हम जर्मन बोल देंगे तो हमारा नीचे हो जाएगा। वो जर्मनी में जाइए, जर्मन भाषा बोलता है और रिस्पेक्ट करता है उस कल्चर की। वो ये नहीं कहता हम यहाँ आए तो अब तुर्क बोलेंगे। अब
दैट्स हाउ दे आर, एसिमुलेट करना सीखिए ना, वो उनके कल्चर में है। अगर एक तुर्क लड़के, वो जर्मन भी माइंड नहीं करते, कोई लड़की अगर किसको उसका बॉयफ्रेंड तुर्क है, उसका बाप नहीं पूछेगा कि किसके साथ जा रही हो बेटा तुम। उसी तरीके से तुर्क भी नहीं पूछता है। भाई आप कितने, हर चीज में रिलीजन। अब आप वंदे मातरम नहीं कहेंगे, वंदे मातरम मतलब माँ तुझे सलाम। आप उसका इंटरप्रिटेशन बड़ा भी कर सकते हो, उसका इंटरप्रिटेशन छोटा भी कर सकते हो, आप उसको नैरो डाउन भी कर सकते हो, आप उसको वाइड भी कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, माँ तुझे तस्लीमात, माँ तुझे तस्लीमात, तो तस्लीमात देना कोई शिर्क करना तो नहीं है। तो धरती को अगर माँ अपनी कहते हैं माँ ना, को आप मट्टी को तस्लीम बोल रहे हैं, अपनी मट्टी को हम माँ कहते हैं, सारे मुसलमान भी अपनी मट्टी को माँ कहते हैं। ये मट्टी, तो ये अगर धरती अपनी हमारी मट्टी माँ को है। आप माँ कहते हैं, हम्म, तो अब अगर आप मट्टी को माँ कहते हैं, मादरे वतन कहते हैं, तो उसको अगर आप तस्लीमात कह रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो जाएगी आपको? कोई कोई मसला नहीं ये है, तो, ये मेरी सीधी, नजर आप में कह तो रहे कोई हैं इसमें मसला नहीं है रिलीजन ऐसे। हमारा मना कर रहा है। तो हमारे यहाँ बेसिकली गाना है वंदे मातरम। अब वो, अब उसमें वो है कि वंदे मातरम की जो इंटरप्रिटेशन की गई है कि ये माँ का पूजा करने का, मिट्टी की पूजा करने की तरह का, इसलिए वंदे मातरम हम नहीं कहेंगे। तो वो बेसिकली जो अलामा इकबाल ने बोला है बस वही बोलेंगे, उर्दू में जो है बस वही बोलेंगे। वो जय हिंद बोलेंगे, हिंदुस्तान मेरी जान बोल लेंगे, मगर वो वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, वो जय भारत नहीं बोलेंगे, मतलब अच्छा अब ये सोचिए, ये इसमें रिलीजन का क्या लेना देना है? मतलब रियली में जब अल्लाह मियाँ प्रॉफिट मोहम्मद को ये सब बता रहे होंगे, तो वो ये उनका ये मकसद रहा होगा कि तुम जाकर के दूसरों की भूमि पे, या जब तुम दूसरी जगह रहना तो उनके भूमि का रिस्पेक्ट मत करना और ये नहीं करना। तो उनको शरिया लॉ तो नहीं, उनसे ये पूछा जाए कि भाई हिंदुस्तान के संविधान में स्लेवरी तो बैन है, और उनके रिलीजन में स्लेवरी अलाउड है, तो क्या करेंगे वो? संविधान नहीं मानेंगे? स्लेवरी करने के लिए तो आपको परमिशन है। जी। आपके यहाँ पे अगर आप, उनकी जो बेटा है उसने एक हिंदू लड़की से शादी की, और ये हालत है उनका। वो खुद को मुसलमान मान रहे हैं, वो सोच रहे हैं हिंदुस्तान से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो अब इसका क्या, अब इसको क्या, हम क्या एनालाइज करें बताइए? अब इसमें तो हम कभी कभी सोच जाते हैं कि ये, अगर ये रिलीजन और पॉलिटिक्स में फिर अंतर क्या बचा? तो अगर पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स, एक साइड पे रखे, रिलीजन आप दूसरी साइड पे रखे। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, पाकिस्तान में तो बहुत ज्यादा, पाकिस्तान में तो हर जो पार्टी है वो सबसे पहले इस्लाम का नाम लेती है। यहाँ पर तो कोई भी नाम ही देखे ना, मुस्लिम लीग है, तहरीक इंसाफ जो है, वो भी हर तकरीर के अंदर, अपनी हर स्पीच के अंदर इस्लाम का टच वो लाजमी देते हैं। एक नई जो इस्तेहकाम पार्टी आई है, वो भी कह रही है कि ये शरीयत का निफाज हम करेंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट बना रही है वो भी ये कह रहे हैं। सारे यहाँ पर इस तरह ये वो अचूरन, इस्लाम का अचूरन जो है वो बेच रहे हैं, और सारे खा रहे हैं मजे मजा लेकर। देखिए इस्लामिक स्टेट इनसाइड होना चाहिए। ये बेसिकली मुझे समझ में आया था, तारिक फतेह साहब यही कह रहे थे, इनसाइड हो इस्लामिक स्टेट ना। आप उसको या जावेद धामड़ी को सुन लें, तो देखिए आप मतलब क्या लॉ मानने को, और दुनिया ने इस रास्ते पे आगे निकल गए भाई। आप ये बार बार वही होगी कि जिससे लिया है आपने, जूडो क्रिश्चियन रिलीजन है ना, इब्राहिमिक फेथ, वो देखिए कहाँ चले गए हैं। अब पॉलिटिक्स और रिलीजन में क्या अंतर रह जाएगा? अगर आपको काजी चाहिए, अगर आपको मुफ्ती चाहिए, अगर आपको शरियाई शरई कोर्ट चाहिए, तो फिर भाई आप बोलो हम पार्लियामेंट के मेंबर नहीं बनेंगे हम, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है लॉ बनाना। अब वो लॉ ही नहीं बना है, लॉ तो आपके पास सारे हैं। तो आप एमएलए खुद बन गए हो, आप क्या एमएलए बनना अलाउड है? आप किसी लॉ नहीं, मेकिंग बॉडी के जो कि मैन मेड लॉ बनाएगा, ये शिर्क है, ये तो ब्लास्फेमी है। ऐसे ही जब है। अल्लाह मियाँ ने सारे लॉ बना दिए, तो तुम कौन होते हो लॉ बनाने वाले भाई? तुम्हें लॉ मेकिंग बॉडी की जरूरत ही नहीं है। लेकिन लॉ अब मेकिंग ये बॉडी देखिए, में चले जाएंगे, वहां देखिए दीन इनको मना नहीं एक कर रहा है। एक तरफ देखिए सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दूसरी जो कोर्ट्स हैं, और साथ साथ इस्लामी नजरियाती कौंसिल है, और जो इस तरह की चीज होती है वो उधर भेज देते हैं। और आपस में इनका पता ही नहीं चलता कि कौन सा फैसला उसने करना है, कौन सा फैसला उसने करना है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल कहती है जी कि सूद हराम है, सुप्रीम कोर्ट कहती है जी नहीं जी, सूद के बगैर गुजारा नहीं है। तो ये समझ नहीं आती कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर किसकी बात मानी जाए, इस्लामी नजरियाती कौंसिल की बात वो करते तो हैं कि जी मुल्क के अंदर जो इस्लामी कानून होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि उसके साथ बाकी इकदाम की भी जरूरत है ना, कि अगर इस्लामी कानून होना चाहिए तो फिर कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली, ये वोटिंग वाला ये सिस्टम तो होता ही नहीं इस्लामी निजाम में। ये तो सारा फिर वो उससे करेक्ट। मुतसादिम है ये।
एग्जैक्टली, उसको बंद करें फिर ना। फिर तो तालिबान का जो है, आप एक उलेमा की काउंसिल बना लें, जैसे हजरत उमर रहमतुल्लाह अलैह के समय रहा होगा। बस वो बनाए। रजी बस अल्लाह ताला आप अन्हु। ये कहाँ इलेक्शन सिलेक्शन के चक्कर में और रूल ऑफ लॉ के चक्करों में पड़े हुए हैं। रूल ऑफ लॉ का तो आपको आर भी नहीं पता। रूल ऑफ लॉ समझने के लिए आपको ड्रॉ एडमिनिस्ट्रेटिव समझना पड़ेगा और ये सब समझना पड़ेगा कि रूल ऑफ लॉ होता क्या है। रूल ऑफ लॉ मैन मेड होता है। तो आप तो डिवाइन लॉ चाहते हैं। अब डिवाइन लॉ में भी, अब क्या मैं बोलूं कि अब वो डिवाइन तो बहुत लिमिटेड है, बाकी तो आप शरई नियम चाहते हैं। शरिया तो हदीस है, हदीस तो इंसानों की प्रैक्टिस थी, ठीक है ना। तो अब सोचने और समझने की क्षमता के ऊपर है कि जहां तक सोच लें आप। क्योंकि आप सोचना नहीं चाह रहे हैं और एनालिटिकल नहीं बनना चाह रहे हैं। देखिए, कोई ये नहीं कहता कि अपना रिलीजन छोड़ दीजिए, लेकिन आपको उसको स्ट्रीमलाइन तो करना पड़ेगा भाई। कम से कम अरब ही बन जाइए, अरबियों की तरह जिंदगी जी लीजिए। आपकी वजह से इस्लाम भी बदनाम होता है। अगर आप ठीक हो जाए ना, तो अरबों ने अपना रास्ता ठीक कर लिया है। आज यूएई जो है, वो 7 तो मुस्लिम मुल्क तो वही हो गए ना यूएई में। वो जी। देखिए जरा, इतनी फ्री सोसाइटी है वो। वहां पे आपको दारू पीना है, दारू पीजिए। आपको बीच पे बिकनी में घूमना है, घूमने। वहां तो कोई आकर के मौलाना साहब नहीं चिल्ला रहे कि ये तो हमारे देश में नहीं चलेगा। उन्होंने उससे बुर्ज खलीफा जैसी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाई हैं, दुनिया का गेटवे बन गए हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन हब है वो। आज यूएई एक मेल्टिंग पॉट है पूरे कल्चरल डाइवर्सिटी का। तो आप अरबों से भी ज्यादा मुसलमान बने हुए हो यार। तो भाई आपने आपने खुद को मुसलमान बनाना है, लेकिन आप दुनिया को मुसलमान बना रहे हो। खुद को कोई बनाना नहीं चाह रहा, यहाँ दूसरे को बनाना चाह रहे हो। पर्पज तो खुद को बनाने का था ना यार। तो तुम सही है। अपने तो बनना नहीं चाहते, दूसरे की दाढ़ियां कितनी लंबी है इसके गिनने में पड़े हुए। तो यस। यार ये तो अजीब सी ना, सारा कुछ विजिबिलिटी पे है ना। अब वो मैंने बताया, हमारे एमएलए साहब कह रहे हैं कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। उनसे बोलिए, तुम सूबाई जो असेंबली है उसके मेंबर कैसे बन गए? ये कौन से रिलीजन में आपके अलाउड हो गया है? कोई भी जो आदमी सच्चा मुसलमान है, जो शरिया को अपनी जान देना चाहता है, तो वो शरई हिसाब से आप किसी असेंबली के मेंबर बन सकते हैं। तालिबान है, देखिए उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। उनसे तो कहते रह गए, जब दोहा एग्रीमेंट चल रहा था उनसे कहते रह गए कि भाई आप इलेक्शन लड़िए। उन्होंने कहा हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। दोहा एग्रीमेंट, उनकी तो अगर वो शूरा फैसला इलेक्शन लड़ करती है। लेते। हाँ, उनकी तो शूरा होती है, वही फैसला करती है किसको क्या बनाना, किसको गवर्नर बनाना, किसको क्या बनाना। हाँ, वो कोई तो एक काउंसिल होगी, उसमें वो इलेक्शन नहीं जी। लाते हैं। वो मजहबी लोगों को लेके आ जाते हैं, जो उलेमा है, जो जो दीन को जानेगा वही आएगा ना भाई, दीन को चलाने का काम। जैसे हमारे यहाँ मोस्टली जो देखिए पॉलिटिक्स में लॉयर्स आते हैं मोस्टली। सारे लॉयर नहीं होते हैं, लेकिन आपको 50-60% लॉयर ही दिखेंगे पॉलिटिक्स में, बिकॉज वो सिस्टम समझते हैं। अब बेचारा एक डॉक्टर है वो नहीं समझता, इंजीनियर है वो नहीं समझता, एक साइंटिस्ट है वो नहीं समझता, एक सोशियोलॉजिस्ट है नहीं समझता, बॉटनिस्ट है नहीं समझता, जूलॉजिस्ट है नहीं समझता है। लॉयर समझता है सब। तो वो आके इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो पॉइंट इसमें ये है कि जब अपन मतलब एक अजीब मानसिकता से कर ये शिकार है, जिसमें इन्होंने कॉन्सेप्ट्स की खिचड़ी बनाई हुई है। और उसका नतीजा ये है कि ये खुद पीछे हो गए। उसका नतीजा ये है कि ये पासपोर्ट इंडेक्स, ये वो बिजनेस नहीं हो रहा, इधर पैसा मांग। ये मैं बार बार कह रहा हूं कि ये जो कशकोल है ना आपका, ये कशकोल उसी थॉट प्रोसेस का है कि हम वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये कशकोल के रूप में जब आप कहते हैं वंदे मातरम नहीं कहेंगे, तो ये 10-15 साल बाद एक कशकोल का रूप लेता है। जब आप कहेंगे कि हम इंडियन नहीं है, हम पाकिस्तानी है, हमारा तो हमारी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, तो वो कशकोल के रूप में होता है। क्यों? क्योंकि बिजनेस नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे, वो दुश्मन है हमारे, उनके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। आपकी हजारों साल की संस्कृति पंजाब की जो ग्रो हुई होगी, उसको अचानक से आपने काट दिया। अब कहने कि हमको ईरानियों से जोड़ दो, हमको अफगानियों से जोड़ दो। अफगानी आपको छितर भी मार रहे हैं तो वही अफगानी हमारे भाई हैं। और वही आपको बेचारा इंडिया गले लगाने को भी तैयार है। मतलब मोदी, अब मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, मोदी आया जब पाकिस्तान में, तो कह रहे अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी तो नीयत में वो खराबी है। मतलब मोदी को दिल दिखा करके चिर करके भी दिखा दे कि भैया देखो नीयत साफ है, तब भी नहीं मानेंगे। वही अगर कोई और बोल दे, खाली मुंह से भी बोल दे, तो उसकी सब बात मानी जाएगी। दूसरे की स्क्रूटिनी के लिए आप माइक्रोस्कोपिक लेंस लेके बैठे हुए हैं, और आपकी अगर कोई अफगानी है तो मेरा भाई है, बिरादर है।
तो पॉइंट है कि ये जो है ना, ये सब चीजें इनका एक कॉन्सिक्वेंस होता है। ये जो बोलते हैं ना, तो इनकी सोसाइटी पीछे हो जाती है। सोसाइटी फिर एक सेपरेटिज्म का शिकार हो जाती है, वो मिलना नहीं चाहती, वो सीज में चली जाती है कि भाई हमारा कल्चर ही अलग है। क्योंकि अब उसको तो एक अपना कल्चर बताना, वो समझ रहा है कि मेरी शिनाख्त जो है वो अगर मैं हिंदुओं के साथ रहा तो कैसे बचेगी। तो वो शिनाख्त को एक्सटीरियर समझता है, इंटीरियर नहीं समझता अपनी शिनाख्त को। मैं हिंदू था तो मैं जब अलमाटी में था मुझे तो डर नहीं लगता था, वहां सारे मुसलमान थे। मैं जब क्रिश्चियन मुल्क में रहा तब भी मुझे डर नहीं लगा, वहां सवेरे सवेरे चर्च की घंटियां बंदी थी, सब लोग चर्च जाता था। कई लोग मेरे दरवाजे पे आए, लड़कियां कन्वर्ट करने के लिए कि भैया मॉर्मन बन जाइए, भैया ये बन जाइए, जेहोवा विटनेस बन जाइए, हमारी मास में आइए। होता था जर्मनी में, ये अक्सर होता था। हमें कभी लेकिन डर नहीं लगा या हमें गुस्सा नहीं आया कि भाई हमें दावत कैसे दे रहा है। भाई ठीक है, तुम्हारा काम है, तुम अपना रिलीजन करने आए हो, बोलो। तो पॉइंट ये कि हम अंदर से कॉन्फिडेंट थे ना। मुझे ये नहीं था कि मैं जर्मनी में जाके मेरी शिनाख्त बदल रही है। तो पॉइंट ये कि सीज्ड मूवमेंट में रहता है वो आदमी, उसकी मेंटेलिटी ये है कि हम अपनी शिनाख्त बचाएं। उसका वो अल्लाह से नाता नहीं तोड़ना चाहता, जोड़ना चाहता है। वो शिनाख्त के पीछे पागल है। एक मिल्ली शिनाख्त है हमारी। मैंने कहा आपको अपनी आइडेंटिटी का उसके ऊपर फख्र था, आपको अपनी पहचान पे फख्र था, आपको अपनी जो ये सारी चीजें हैं, आपको अपने मट्टी पर, अपने मुल्क पर नाज था, इसीलिए आप जर्मनी जैसी कंट्री को छोड़कर वापस इंडिया में आए हैं। वरना लोग तो देखें कि यहाँ से जाने की सोच रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। अगर आज भी इंडिया का बॉर्डर ही खोल दिया जाए कि आप लोग इंडिया चले जाएं या आप कहीं और चले जाएं, ईरान चले जाएं, सऊदी अरब चले जाएं, तो आधे से ज्यादा मुल्क हमारा खाली हो जाए। और आप देखिए जर्मनी जैसा जो मुल्क छोड़कर अपने मुल्क में वापस आए हैं। नहीं, मैं इसको सही एनालिसिस, कई इंडियंस वहां रहते हैं, ये सही एनालिसिस नहीं है। मैं आया, मेरे अपने चॉइस थी। जो वहां रहते हैं वो भी मेरे कहने का मतलब है कि क्या मुझे गर्व नहीं है कि मैं कोई बड़ा इंडियन हूं तो बहुत गर्व है। कोई गर्व नहीं, नॉर्मल चीज है मेरे लिए। मैं इंडिया पैदा हुआ, मैं नॉर्मल, इसमें गर्व क्या करूं भाई। मेरे गर्व करने का मतलब बाकी इंफीरियर है। ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। मैं ठीक हूं, मैं जो हूं मुझे वो रहने दो। ठीक है ना, मैं बहुत प्राउड हूं और देयर इज नो नीड। मेरी हिस्ट्री है, मुझे वो हिस्ट्री अच्छी लगती है, मुझे उसमें कोई डर नहीं लगता, मुझे उसमें कोई छोटापन नहीं लगता। और मुझे अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए किसी को छोटा नहीं दिखाना। पाकिस्तान की पूरी आइडेंटिटी सिर्फ इस बात पे है कि सामने वाले को पहले छोटा दिखा। हम अपने आप को कैसे बड़ा दिखा सकते हैं, इसकी कोई भी एनालिसिस नहीं है। सामने वाले में कीड़े ढूंढो, ठीक है ना। और कीड़े कैसे ढूंढो, तो हमने उनको मारा, एनु वेड दो, एनु बम मार दो, एनु गर्दन काट दो, तो ये है हमारा छोटा दिखाने का। यही है बस। एक ही वो यूनिडिमेंशनल एनालिसिस है कि हम फिजिकल फोर्स में, कोई एक बार तैमूर आके इनकी गर्दनें काट के गया है तो हम सुपीरियर हैं। वही तैमूर अरबों की भी गर्दन काटा है तो वो अरबों से भी ये एनालिसिस का एकदम, जिसे कहते हैं कि एकदम अच्छा, सतही। आपने बात की, वैसे वैसे हम यूरोपियन कंट्री से सुपीरियर हैं या नहीं है? हिस्ट्री के हिसाब से, अपने इस मिट्टी के हिसाब से, इस खित्ते के हिसाब से, अपनी तहजीब के हिसाब से, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, हम यूरोपियन कंट्री से बेहतर हैं या नहीं है, ये बताएं। देखिए, जो हमारी सोच है, जो हमारे पुरखों ने हमें दिया है, अब आप जो उन्होंने दिया है उसके हिसाब से तो मैं अपने आप को कभी छोटा या बड़ा नहीं समझता हूं। अब मैं आपको सुनाता हूं एक, हमारे यहाँ पे जो लोगों ने हमें समझाया कि स्वास्थ्य पंजाब्य परिपल्यंतः न्यायेन मार्गेण महिम महिषः गो ब्राह्मणेभ्य शुभम मस्तु नित्यम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। सभी लोगों की भलाई शक्तिशाली नेताओं द्वारा कानून और न्याय के साथ हो, सभी दिव्यांगों और विद्वानों के साथ सफलता बनी रहे और सारा संसार सुखी रहे। तो हम क्या करें, अब हम कैसे कह दें कि वो हमसे अलग है। हमारे यहाँ पे नहीं सिखाया कि भारतीय अब सुखी रहे, बाकियों में कीड़ा पड़ जाए, ये हमें सिखाया ही नहीं कभी। तो ये हमारी मानसिकता है, इसीलिए हम आपको कहते हैं, आप हमारे बार बार आपकी मतलब आप मतलब जनरल उधर से आवाज आती है, यार आप ये हो, आप वो हो, आप हिंदू हो, आप वो हो। हमें सुनाया जाता है कि आप मेरे में से कोई, क्योंकि हमको यही पढ़ाया गया